नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लॉकडाउन 5.0 शुरू होते ही मुजफ्फरनगर पहुंचे एडीजी मेरठ जोन ने बैठक का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्रवाल ने जिले के आला अधिकारियों की व्यवस्था को काफी सराहा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की व्यवस्थाओं से एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्रवाल काफी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि अनलॉक 1 के दौरान सभी जगह पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली की भी उन्होंने काफी प्रशंसा की। एसएसपी अभिषेक यादव और पुलिस प्रशासन की काफी तारीफ की। हमने यहाँ पे राजपत्रित अधिकारियों की एक गोष्ठी की, जिसमें अपराध के संबंध में समीक्षा की गई और जो कानून व्यवस्था की स्थिति है और आगे अगले 3 माह में जो हम सोचते हैं कि ये हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनके बारे में डिस्कशन किया गया, कार्य योजना तैयार की गई। इसके अतिरिक्त थाना की जो ग्रास रूट लेवल की पुलिसिंग है उसके विषय में भी चर्चा की गई और उसके अतिरिक्त जो कोरोना के संक्रमण से जो अभी एक परिस्थितियां हैं उनके कैसे डील करना है, चाहे कंटेनमेंट जोन हो और जो ओपन जोन है दोनों में, उसके विषय में भी चर्चा की गई। मुजफ्फरनगर एसएसपी ने सर पुलिस कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, कैसी देखिए? बहुत अच्छी व्यवस्था और मेरे को लगता है कि ऐसी व्यवस्था शायद इसके लिए एसएसपी साहब बधाई के पात्र हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था जो कि हर मायने में पुलिस कर्मियों को भी नहीं उनके परिवारों को भी संक्रमित होने से बचाने में काफी कारगर सिद्ध हो रही है। वर्दी धुलाई केंद्र भी है, बिल्कुल है। इसीलिए मैंने कहा कि न केवल पुलिस कर्मियों के लिए उनके परिवारों को भी संक्रमित होने से बचाने की पूरी योजना। थैंक यू। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में महिला अपने 2 बच्चों को लेकर नहर में कूद गई। महिला को बचाने के लिए एक युवक भी नहर में कूदा और वो भी पानी में समा गया। मामले की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी भोपा राम मोहन शर्मा और थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार मौके पर पहुंचे, जहां पर गोताखोरों की मदद से चारों को नहर से ढूंढने का अभियान चलाया गया। यह पूरा मामला थाना भोपा क्षेत्र के नया गाँव झाल की घटना है, जहाँ पर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ अचानक नहर में कूद गयी, जिसे नहर में कूदता देख एक युवक ने भी नहर में छलांग लगा दी और बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में वह भी नदी में समा गया। गांव तेवड़ा का एक लड़का था शाहिद पुत्र जाहिद, ये अपनी मामी को सरवट से लेके आ रहा था। नहर के पुल पर आके क्या विचार इनका बना, क्या बात हुई है ये बता सकते हैं ऊपर वाला। ये वो मामी उसकी 2 बच्चों, दोनों बेटियां हैं, एक 2 साल उम्र एक 3 साल उम्र की है, और लेके कूद गई। उसे बचाने की नीयत से ये भी कूद गया। इस तरह से 4 लोग नहर में कूद गए। हम लोग तलाश करा रहे हैं, फ्लड कंपनी बुला ली गई है, खोज जारी है। सर कोई शव बरामद हुआ अभी तक नहीं हुआ। ये 3:30 बजे का समय है। अनलॉक 1 प्रारंभ होते ही सहारनपुर में स्थानीय परिवहन बस स्टैंड पर मेरठ भैंसाली डिपो की बसें पहुंचनी शुरू हो गई। बसों में सवारियों के नाम पर 4-5 व्यक्ति ही मौजूद थे, जो कि दूर दूर बैठे थे। बस स्टैंड पर भी मात्र 1-2 सवारियां ही मौजूद दिखाई दी। अनलॉक 1 के पहले दिन मेरठ मुजफ्फरनगर व सहारनपुर की ओर से लगभग आधा दर्जन बसें चली गयी। जब भैंसाली मेरठ से आई बस के परिचालक से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि बसों को सैनिटाइज किया गया है। परिचालक ने बताया कि बस के सफर करने वाले यात्री के हाथ सैनिटाइजर से साफ कराने के बाद बस में बैठने दिया जाता है। बसों में निर्धारित नियमों का पालन भी किया जा रहा है, जिसमें बैठने की दूरी, मुंह पर मास्क आदि बातों का ख्याल रखा जा रहा है। अनलॉक 1 के प्रथम दिन सवारियों का अभाव होने के पीछे कोरोना का भय भी है या फिर अभी जानकारी का अभाव माना जा रहा है। गाइडलाइन भी जारी हुई है कि सवारी को जो है सबको सैनिटाइजर यूज कराना है और सबको मास्क के लिए प्रेरित करना है। सब मास्क लगा के रखते हैं। सोशल डिस्टेंस पे 3 वाली सवारी पे 2 सवारी और 2 वाली पे 1 सवारी। लेकिन अभी जो है अभाव बहुत है सवारी बहुत कम है। नहीं तो लगभग 90% गाड़ियाँ हमने आउट करी है। कितनी बसें चल रही हैं अभी? लगभग 200 गाड़ियाँ आउट हुई हैं। लेकिन सवारी का अभाव भी बहुत ज़्यादा है। मतलब बाई डे लोगों को पता चलेगा, उसके बाद सवारी बढ़ती चलेगी। गाड़ी नहीं चली, लेकिन मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक आई गाड़ियाँ। लगभग कितनी चली होंगी? लगभग करीब कोई चली होंगी 12-13 बसें। उनमें कितनी सवारी बैठी होंगी? मुश्किल से मात्र 5-6 सवारी से ऊपर किसी गाड़ी में।
शामली के आदर्श मंडी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पकड़ा गया बदमाश 15,000 रुपए का इनामी बदमाश है, जो कि मुठभेड़ में घायल हुआ है। पकड़ा गया बदमाश एडवोकेट हत्याकांड का शार्प शूटर है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। घायल बदमाश का शामली जिला अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। दरअसल यह मुठभेड़ आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई है। शामली के थाना आदर्श मंडी पुलिस से देर रात बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 15,000 के एक इनामिया बदमाश अजीम, उसको पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा पिछले साल माह अक्टूबर में सुपारी लेकर एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में ही। उसके बाद से ये हत्या आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस पे करीब 1.5 दर्जन मुकदमे पूर्व में भी पंजीकृत हैं, जिनमें लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराओं में इस पे पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए हैं तथा सहारनपुर, मेरठ और हापुड़ जैसे जनपदों से ये ऑलरेडी जेल जा चुका है। जो घायल बदमाश है उसके कब्जे से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल R15 बरामद हुई है तथा एक 315 बोर का अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा पुलिस द्वारा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश में लॉकडाउन के बाद आज उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश का जनपद शामली हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, जिसमें रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। शामली रोडवेज बस स्टैंड से बसों को सैनिटाइज करते हुए रवाना किया गया और सवारियों को भी साफ सफाई के लिए बस स्टैंड पर सैनिटाइज की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। वहीं रोडवेज बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। यूपी के जनपद शामली में आज से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं जनपद शामली में बने रोडवेज बस स्टैंड से मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और गाजियाबाद आदि जनपदों सहित देहरादून आदि राज्यों के लिए यहां से बसों का संचालन होता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जनपद शामली हरियाणा राज्य से सटा हुआ है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यात्रियों को आने जाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं यूपी रोडवेज बसों के संचालन से अब यात्रियों में खुशी का माहौल है। बस अड्डे के अंदर खड़ी रोडवेज बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं यात्रियों के लिए भी बस अड्डे पर सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसें आज से पूरे प्रदेश में शुरू हो गई हैं। परिवहन निगम मुख्यालय से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए कि प्रदेश के अंदर सभी बसों का संचालन किया जाए। उसी के क्रम में ये संचालन आज प्रातः 8 बजे से संचालन करने के निर्देश हुए। अच्छा, किस तरीके की इसमें सावधानियां बरती जा रही हैं? सावधानियों के लिए चालक परिचालक जो हमारे हैं उनको जो है एहतियात बरतने के लिए मास्क दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं और उनको सैनिटाइजर की बोतल दी जा रही है। और यात्रियों के लिए भी सैनिटाइजर की बोतल परिचालक के पास उपलब्ध रहेगी। वो अपने हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही बस में यात्रा करेंगे। मास्क कंपलसरी रहेगा, मास्क को स्वयं पहन के आएंगे। यदि नहीं पहन के आते हैं तो खरीदेंगे मास्क, परचेज करेंगे, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो लगभग जैसे कितने आदमी एक बस में सफ़र कर सकते हैं? बस में सफ़र करने के लिए तो फुल कैपेसिटी दिया गया है, स्टैंडिंग अलाउ नहीं की गई, केवल सीट पर बसें जा सकती हैं। ठीक। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं, जिसके चलते गरीब परिवारों व बेजुबान जानवरों को खाने की परेशानी हो रही है। प्रशासन व सरकार लगातार गरीब लोगों को राशन वितरण कर रही है, जिससे कोई परिवार भूखा न रहे, किंतु बेजुबान जानवरों की ओर न सरकार का ध्यान है और न ही समाज सेवियों का। इसके चलते बागपत के वार्ड नंबर 21 जिला पंचायत सदस्य अखिल भारतीय यादव महासभा दिल्ली के अध्यक्ष दीपक यादव व विपिन माहेश्वरी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष ने लॉकडाउन के शुरुआत से ही गरीब लोगों व बेजुबान बंदरों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके चलते इनके इस कार्य की क्षेत्र में काफी प्रशंसा की जा रही है। दीपक यादव ने सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि बेजुबान जीवों का ध्यान रखें। मैंने अभी जितने अपने बानर देवता हैं उनको खाना खिलाया है, उनको चने एंड केला। आप ये काम कब से कर रहे हैं? जब से लॉकडाउन चालू है तब से कर रहा हूँ और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक करता रहूँगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके द्वारा? मेरे सब संदेश यही है कि जितने भी अपने भाई हैं जो बेजुबान जानवर हैं, चाहे गौ माता है, चाहे बानर है या
कुत्ते हैं, बिल्ली है, कोई भी है, सबको जो बने इनकी सेवा करो, उनको खाना दो। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने अपनी नाबालिग किशोरी के साथ एक युवक पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर बताया कि अपने परिवार के साथ वह जंगल में गए हुए थे और घर में उसकी नाबालिग लड़की अकेली थी। घर में लड़की को अकेला देखकर गाँव का ही मोहम्मद गाजी पुत्र सिकंदर अब्बास अश्लील हरकतें करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर पड़ोसी का देख आरोपी फरार हो गया। कुछ देर बाद आरोपी 2-3 लड़कों के साथ वापस आया और अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी और वहां से फरार हो गया। मामला अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला की तहरीर पर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेद सिंह के नेतृत्व में एसआई रणपाल सिंह, राजीव शर्मा, रिंकू आदि ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया। चरथावल थाना क्षेत्र में कल एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक लड़की के द्वारा छेड़छाड़ की घटना दर्ज कराई थी, जिसको बहुत ही गंभीरता से लिया और तत्काल उसमें शीघ्र अतिशीघ्र अभियुक्त जो उसमें मोहम्मद गाजी पुत्र सिकंदर अब्बास, जो सिकंदरपुर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है और उसको जो है समुचित धाराओं में उसको पॉक्सो वगैरह की धाराएं भी उसमें बढ़ोतरी की गई है और उसको जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वांछित चल रहे एक आरोपित को गांव बिलालसी बैंक से गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व गोकशी में वांछित चल रही 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेद सिंह के नेतृत्व में एसआई हरिराज सिंह, कांस्टेबल संजीव शर्मा, मनोज शर्मा आदि टीम ने गोकशी व पुलिस मुठभेड़ में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम सरताज पुत्र शकील निवासी गाँव निर्धना बताया। पुलिस ने आरोपी के पास एक तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेद सिंह के नेतृत्व में एसआई मोहित कुमार, कांस्टेबल रोबिन आदि ने गांव बिलालसी स्थित बैंक से मुखबिर की सूचना पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वांछित चल रहे अब्बास पुत्र हमीद निवासी गांव भैसान इस्लामपुर थाना भवन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ के दोनों आरोपितों का चालान कर जेल भेज दिया। थाना चरथावल क्षेत्र में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त जो वांछित चल रहा था, जिसका नाम अब्बास पुत्र हमीद है, जो कि भैसानी का रहने वाला है, उसको आज चरथावल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसको जो है जेल भेजा जा रहा है और जो अन्य अभियुक्त हैं उनके भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल देहात स्थित मीना राशन की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में राशन का वितरण कराया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल ब्लॉक में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह जून में 1 जून से 11 जून तक समस्त अंत्योदय कार्डो पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड निःशुल्क एवं पात्र गृहस्थी कार्डो में मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं नगर निकाय में पंजीकृत दिहाड़ी प्रवासियों एवं आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट के हिसाब से निःशुल्क चावल व गेहूं तथा शेष पात्र गृहस्थी को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट खाद्यान्न एवं समस्त कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 1 किलोग्राम चने का वितरण राशन की दुकानों पर नियुक्त नोडल अधिकारी तथा जिला अधिकारी द्वारा नामित जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल देहात में स्थित मीना राशन डीलर द्वारा राशन घोटाले के आरोप से बचने के लिए अपनी राशन की दुकान पर नई व्यवस्था शुरू की गई है। उक्त राशन डीलर द्वारा राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने पर तथा किसी भी फजीहत से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाकर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही राशन का वितरण कराया जा रहा है। राशन डीलर शाहनवाज उर्फ अनु ने बताया कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने व किसी भी फजीहत से बचने के लिए दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में राशन का वितरण कराया जा रहा है। राशन का वितरण गेहूँ, चावल, चना फ्री और जी सोशल डिस्टेंसिंग की जो राशन बनता जा रहा है, सामने से हाथ धुलवा जा रहे हैं। और क्या व्यवस्था है? नहीं कैमरे लगवा रखे हैं जी, जो कोई दिक्कत ना हो कैमरे की गतिविधियों में राशन वितरण करवाया जा। कितने दिन तक चलेगा ये? 12 तारीख तक।
जनपद सहारनपुर के विकास खंड सरसावा की 2 ग्राम पंचायतें यमुना नदी के पार स्थित हैं। सौंदर्यास व ग्याजुद्दीनपुर आजादी के 73 साल बाद भी इन ग्राम पंचायतों के लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। कारण यह है कि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र को भूल जाते हैं और इसकी सुध नहीं लेते। वैसे तो यमुना नदी में बरसात के 4 महीनों में ही पानी चलता है और नाव के सहारे लोग यमुना पार कर लेते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से पानी के आने की कोई समय सीमा नहीं रही और जब चाहे तो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है। पिछले दिनों कुछ पानी कम हुआ और इस रास्ते पर सीमेंट के पाइप डाले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद पानी फिर से छोड़ दिया गया और पाइप पानी में बह गए। देश के अंदर लॉकडाउन शुरू हुआ तो पाइप बह जाने पर नाव लगाई गई, लेकिन प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस का हवाला देते हुए नाव को बंद करा दिया। जैसे कैसे लोगों ने अपने आने जाने की समस्या को झेला और कुछ जुगाड़ लगाया और पानी में 2 रेडी खड़ी करके लोगों को पार करने का तरीका निकाला। लेकिन यह भी कब तक? आखिर क्यों शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? आखिर क्यों जनप्रतिनिधि मौके पर आकर इन लोगों की समस्या को नहीं समझ पाते? उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहारनपुर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने सहारनपुर पहुंचकर सहारनपुर के मौलाना शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना चिकित्सा शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं और पिछले दिनों सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में हो रही अनियमितताओं की शिकायत पर भी जांच की थी, पर इस विषय पर अभी भी वह कुछ कहने से परहेज करते नजर आए। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में बनाई गई कोविड-19 हॉस्पिटल से आज 7 मरीजों की स्वस्थ होने के बाद छुट्टी हुई। कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करते हुए सभी मरीजों को स्वस्थ होने की बधाई दी। खानपुर मेडिकल कॉलेज के सभी स्वास्थ्य कर्मियों से मीटिंग के दौरान जनपद के कोरोना स्टेटस व ठीक हुए मरीजों की जानकारी को लेकर भी वार्तालाप किया गया। आज 7 पेशेंट डिस्चार्ज हुए, उन लोगों से मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने अपनी जो व्यवस्थाएं थी यहाँ की मेडिकल कॉलेज की, उन व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और प्रशंसा भी की कि यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा रही उनके भर्ती रहने पर। कोरोना के फैलाव को हर हालत में रोकना है और ये तभी रुकेगा जब हम ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। सरकार ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मनोयोग से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी कोरोना के फैलाव को रोकने का काम किया है और उसी का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 3000 भी केस संक्रमित नहीं हैं। ये बहुत बड़ी हमसे कहना चाहिए कि हमारे प्रयासों का ये परिणाम है कि हम कोरोना के फैलाव को रोकने में काफ़ी कुछ सफल हुए हैं, लेकिन आगे भी हमको ये मान कर चलना चाहिए कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है। जाड़े में हम मफलर का इस्तेमाल करते हैं, कोट का इस्तेमाल करते हैं, बरसात में छाते का इस्तेमाल करते हैं बचने के लिए। इसी तरह से हमको कोरोना के साथ मास्क का भी इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी भी बनाए रखना है और जो सरकारी निर्देश है उसका पालन भी करना है कि किसी भी प्रकार से हम संक्रमित न हों, संक्रमण से बचें, संक्रमित लोगों के साथ भी दूरी बनाए रखें। और मेडिकल कॉलेज में आज मैं विशेष रूप से हमारा आगमन इसीलिए हुआ कि हम यहाँ की स्थिति को करीब से देखें और हमने टेस्टिंग की फैसिलिटी 200 से बढ़ा के 10,000 कर दी, आगे भी बढ़ा रहे हैं। हर प्रकार के इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की जा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज तत्काल शुरू की जाएं। इमरजेंसी सर्विसेज में चाहे कैंसर का पेशेंट हो, चाहे ट्रामा का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे गायनी का हो, ये सर्विसेज तत्काल शुरू की जाएं। और हमने कह दिया है कि जो कोविड हॉस्पिटल का गेट, इंट्रेंस और एग्जिट अलग होना चाहिए और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज के लोग अलग से बैठकर उन लोगों का इलाज करें। कोरोना से हम बचाव कर रहे हैं, लेकिन बाकी मरीज भी नज़रअंदाज न हों, बाकी इमरजेंसी सर्विसेज भी चालू हों, इस बात के निर्देश हमने दे दिए। धन्यवाद बहुत।
कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड चारधाम यात्रा संचालन करने वाले सभी परिवहन व्यवसायियों ने महासंघ का गठन किया। महासंघ में बस, ट्रक, टैक्सी, मैक्सी, कैब टैक्सी, विक्रम, ऑटो रिक्शा, बैटरी, ई रिक्शा चालक यूनियनों के अध्यक्ष महामंत्री बनाए गए। संयुक्त रूप से रोडवेज, बस अड्डे, ऑटो रिक्शा यूनियन कार्यालयों पर बैठकर संयुक्त रूप से महासंघ का गठन किया गया। महासंघ के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार के संयुक्त रूप से लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड चारधाम यात्रा से प्रभावित हुए सभी मोटर व्यवसाय का 2 साल का टैक्स माफ किया जाने की मांग की गई और चालकों के खाते में 10,000 की अनुदान राशि दी जाने की भी मांग की गई। स्थानीय बैंकों की टैक्सी सवारियां, गाड़ियों के किस्तों में चक्रवर्ती ब्याज माफ किया जाए। इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। चलाने का, संचालित करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से इनकी न्याय संगत मांगे हैं कि राज्य में आप देखेंगे कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगभग शून्य है और इससे पूर्व में आपने देखा होगा ट्रेनों का संचालन नहीं था। 2019 के अंदर दीपावली से लेकर और दिसंबर तक आप देखेंगे 19 के अंदर हमारी ट्रेनों का संचालन नहीं था। सारे ऑटो रिक्शा जाम पड़े थे, बैटरी रिक्शा जाम पड़ी थी, हमारी टैक्सियां जाम पड़ी थी, हमारी सूमो जाम पड़ी थी, हमारा कोई भी व्यापार संचालित नहीं हो रहा था। और उसके बाद में कोविड-19 आता है, कोविड-19 के बाद में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के बाद में लगातार हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो 3 महीने की बात की गई थी वो उस पर पुनः विचार करें और पुनः विचार के साथ में सरकारी बैठक आउट की जानी चाहिए जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधि हों और सरकार के प्रतिनिधि हों। उसमें बांटकर इसमें बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। प्रथम चरण में हम लोग जो हैं तमाम हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको घेरने का काम करेंगे। दूसरे चरण में हमने जो लोकप्रिय सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनका दायित्व बनता है, उनका नेतृत्व है कि वो केंद्र के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उस रूप में हमारा आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन है कि ट्रांसपोर्टरों को, भारत के ट्रांसपोर्टरों को वो एक इच्छा शक्ति के साथ में उत्तराखंड के ट्रांसपोर्टरों की तो वकालत करें। मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष के जितने ट्रांसपोर्टर हैं एक इच्छा शक्ति के सामने भारत सरकार को प्रस्ताव रखें। ये जो टैक्स की जो प्रणाली है भारत सरकार के अंदर, आप देखेंगे भले ही चाहे आपने लॉकडाउन हटा दिया हो, लेकिन ये कारोबार संचालित नहीं होने वाला है जब तक आप इनकी जीविका के संसाधन नहीं जुटाएंगे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मैं समझता हूँ कि सबसे पहले सरकार को इनको अनुदान देना चाहिए और उसके बाद में टीम गठित करनी चाहिए ताकि इनके साथ में विचारों का आदान प्रदान हो। और बैठक आहूत की है और इसमें हमने सभी की राय जानी है। इस हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्टर इस भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है कि उनको अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। बैंकों की किस्तें हैं, टैक्स है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, खाना है। आज हमने यहाँ निर्णय लिया है कि हम सभी एकत्रित होके सभी ट्रांसपोर्टर 2 साल का सरकार से टैक्स की मांग करते हैं। हमें 2 साल का टैक्स माफ किया जाए और जो लॉकडाउन में जितने समय में लॉकडाउन रहा है वो इंश्योरेंस की अवधि हमारी आगे बढ़ाई जाए, ये हमारी मांग है। और चालक के लिए 10,000 रुपये का अनुदान के लिए हमारी मांग है सरकार से। ये इस विषय में हमने अपनी यहाँ बैठक रखी है और इस बैठक में सभी साथियों के, सभी यूनियनों के, हमारे ई रिक्शा से और बस तक हमारे सभी यूनियनों के यहाँ आए हैं। और जो हमारे कर्जे में हम डूबे हुए हैं बैंकों से, प्राइवेट फाइनेंस से है, उनके लिए भी हमारी मांग है कि वो देखो बैंक माफ तो नहीं कर सकता, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिया जाए और जो लॉकडाउन से जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारा इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए। अच्छा, आपकी मांगे ना मानेंगे? मांगे तो जनता के सामने क्या, पब्लिक के सामने सरकार, बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं। हम जब हमारा संगठन मजबूत होगा, उत्तराखंड का संगठन मजबूत होगा और ट्रांसपोर्टर इस सरकार की, भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अगर ट्रांसपोर्टर ही बर्बाद हो जाएगा तो कहाँ विकास होगा, किस विकास को आप आगे बढ़ाएंगे? अभी तमाम फैक्ट्रियां बंद थी,
2 महीने का लॉकडाउन हो गया, अभी 30 जून तक लॉकडाउन में इन्होंने और कर दिया। जब तक सीमाएं नहीं खुलेंगी तब तक यात्री हम नहीं आएगा। हमारे छोटे व्यापारियों का व्यवसाय कैसे चलेगा? वो ऑटो वाले हैं, अब प्रशासन ने एक सवारी उसमें बिठाई है, जहां वो 67 रुपए का डीजल फूकेगा और एक 15 रुपए की सवारी लेके जाएगा। आप देख रहे हैं कि रोड के ऊपर कोई ऑटो विक्रम आपको, ई रिक्शा बहुत कम नाम मात्र के 1% 2% आपको दिखाई देंगे। वो चलाने के लिए ये बाध्य हैं। क्या करें, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करें? और इसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को शीघ्र ये मांगे माने। हम ये अपने सभी साथियों की मीटिंग में एक जो निर्णय लिया है, इस निर्णय पे हम अड़िग हैं और हमें चाहे कहीं तक भी सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े तो हम अपनी मांगों को मनवा कर रखेंगे। सहारनपुर के गंगोह में चल रही गंगोह प्रेस व सिमी वेलफेयर फाउंडेशन तथा जय हिंद सामाजिक संस्था के सौजन्य से अन्नपूर्णा रसोई का आज 70वें दिन समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महंत सुशील शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई तन मन धन की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस अवसर पर सभी सामाजिक संगठन आयोजकों व सहयोगियों को स्मृति चिन्ह देकर साधुवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि मानवता के प्रति किया गया कार्य मालिक की दरगाह में मंजूर होता है, जिसकी उन्होंने खुले दिल से प्रशंसा की। अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से प्रतिदिन सभी गरीब वर्ग को खाने के पैकेट बनाकर उनके घर पर भिजवाए गए तथा प्रवासी मजदूरों को भी खाना वितरित किया गया। गंगोह के सत्संग भवन में अन्नपूर्णा रसोई 24 घंटे चलती रही। इस दौरान रसोई के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स एवं कोरोना योद्धाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।